हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विवोक ऑनलाइन क्लासेस में। और कैसे हैं आप सब? स्वस्थ। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में है, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उनके निर्णय कैसे लिए जाते हैं, कैसे उसकी पूरी प्रोसेस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। पूंजी निवेश निर्णयों का प्राथमिक ज्ञान चैप्टर का नाम है और पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग। अब विनियोग कैसे कर सकता है? एक साधारण व्यक्ति विनियोग एफडी में कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है कैपिटल लगाकर। उसी तरह हर प्रत्येक स्तर पर विनियोग का अर्थ अलग होता है, लेकिन साधारणतः क्या माना जाता है कि विनियोग का मतलब पैसा लगाना और रिटर्न प्राप्त करना। यानी अगर हमने कोई पैसा लगाया तो एक टाइम बाद हमें क्या मिलेंगे? रिटर्न्स मिलेंगे या प्रॉफिट मिलेगा। तो वो प्रॉफिट इंटरेस्ट की तरह हो सकता है। अगर आप एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं, अपने सेविंग बैंक अकाउंट में अमाउंट रखते हैं तो आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, ठीक है। तो वो अगर आप एफडी करवा रहे हैं तो ब्याज मिल रहा है, तो एक तरह से वो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। उसी तरह आज के टाइम पे तो इन्वेस्टमेंट की बात बहुत फेमस हो गई है, मतलब हर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। अगर अपन बात करें एक साधारण से व्यक्ति या जिसकी आय कम है से अधिक व्यक्ति जिनके पास अत्यधिक कैपिटल है, अतिरिक्त बचते हैं, उनका वो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं एक टाइम के लिए कि इतने टाइम बाद हमें क्या होगा? रिटर्न मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे, राइट। तो उसी तरह जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हमने जो अलग अलग सोर्स से पैसा कलेक्ट करा है, राइट, हमने फंड कलेक्ट करा है, हमने कैपिटल बनाई है अलग अलग वित्त के स्रोतों से, है ना, चाहे वो डेब्ट हो गई, चाहे वो इक्विटी हो गई, इन सोर्स से हमने जो पैसा कलेक्ट करा है तो उसका बेस्ट से भी बेस्ट हमें क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करना है कि अगर सपोज मेरा 10 लाख रुपए का मैंने क्या करा है? बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, तो वो हम अच्छे से इन्वेस्ट ऐसे करना है कि उसकी जो रिटर्न्स हैं, उसके जो प्रॉफिट्स हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आप देख सकते हैं पैसा इन्वेस्ट करना, है ना। तो पूंजी निवेश में हमें अभी क्या लेने? डिसीजंस लेने हैं। अगर एक बिजनेसमैन है या फिर एक फाइनेंशियल मैनेजर है तो वो लोग क्या करते हैं? उनका वर्क क्या होता है कि बिजनेस में डिसीजंस लेना है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो किस प्रकार उस कैपिटल का, किस प्रकार उस पूंजी का विनियोग किया जाता है। तो दो तरीके से होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन, राइट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं निवेशक का निर्णय निवेशक या शीर्ष स्तर के प्रबंधन द्वारा निवेशकों के अवसर में तैनात किए गए धन की राशि के संबंध में किए गए निर्णय से संबंधित है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया शीर्ष स्तर पर अगर बिजनेस है तो सबसे टॉप पर कौन होगा? मैनेजर्स होंगे। सबसे टॉप पर होगा उसका मालिक, बिजनेस का ओनर, है ना। तो वो या उसके अलावा जो भी है पर्सन्स जिन्होंने अपॉइंट कर रखे बिजनेसमैन ने, तो वो टॉप होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? शीर्ष स्तर पर जो भी प्रबंधक हैं, ठीक है, तो वो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे पास इतना पैसा कलेक्ट पड़ा हुआ है तो हम उसको कैसे विनियोग करेंगे, बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। कि चलो हाँ, हमें तो पता चल गया कि इन सोर्स से पैसा कलेक्ट कर लिया हमने, लेकिन हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे कि हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिले। सबसे बड़ी बात, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे या ऐसी कैसी संपत्तियों में विनियोग करेंगे कि हमें अत्यधिक प्राप्ति हो, किसकी? बदले में जो भी रिटर्न्स मिले, प्रतिफल की प्राप्ति हो, अत्यधिक प्रतिफल की प्राप्ति, ठीक है। तो वही बात ये कह रहा है। उसके बाद इसलिए निवेशक का निर्णय इस बात से संबंधित है कि फर्म किस तरह से विभिन्न परिसंपत्तियों का निवेश करती है। अब बिजनेस में इन्वेस्ट करना, बिजनेस में इन्वेस्ट करा जाता है एसेट्स पर। अगर किसी का बिजनेस है तो वो संपत्तियां खरीदेगा, पहले मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, या जो भी आपकी लैंड बिल्डिंग ये है, ये सारी क्या संपत्तियां। तो एक निर्णय लेना
कि हम जो संपत्तियों में विनियोग करेंगे तो किस आधार पर करेंगे कि हमें क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके। इस हिसाब से क्या करना, डिसीजंस लेना। तो दो प्रकार के किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो दो प्रकार के डिसीजंस लेने होते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो पहला आपको दिख रहा होगा लॉन्ग टर्म, जिसमें कैपिटल बजटिंग लिखी हुई है, और दूसरा है शॉर्ट टर्म। पहला लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म और दूसरा दिया हुआ है शॉर्ट टर्म। यानी दो तरह के डिसीजंस हैं, एक तो दीर्घ अवधि वाले और एक अल्प अवधि वाले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार अल्प अवधि वाले की। अल्प अवधि में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में एक इन्वेस्टर होता है या बिजनेसमैन होता है, वो देखता है शॉर्ट टर्म में, यानी अल्प अवधि में मैं कैसे विनियोग करूं। तो वो क्या करता है, अपनी वर्किंग कैपिटल पर फोकस करता है। किस पर करता है, वर्किंग कैपिटल पर। अब यहाँ वर्किंग कैपिटल को कहा जाता है कार्यशील पूंजी। जो वो पूंजी लगाएगा, तो जो कार्यशील पूंजी, अब कार्यशील पूंजी क्या है, ऐसी पूंजी जो बिजनेस में करंटली हो या विद इन 1 ईयर आपको प्रॉफिट कमा के देती है। ठीक है, जितनी भी हमारी चालू संपत्तियां हैं ना, वो हमारी वर्किंग कैपिटल ही है। या हम कह सकते हैं जितनी भी चालू संपत्तियां हैं उसमें से चालू दायित्व घटा दें तो वो हमारे कार्यशील पूंजी है। जैसे कि चालू संपत्तियां क्या हो गई, स्टॉक हो गया हमारे बिजनेस का, है ना। तो स्टॉक हो गया या डेटर्स हो गए या बिल्स रिसीवेबल हो गए, ये हमारी चालू संपत्तियां हैं। तो ये विद इन 1 ईयर हमें क्या है, प्रॉफिट अर्न करके देती हैं। तो जो वर्किंग कंडीशन में है, जैसे स्टॉक हो गया, कैश हो गई, तो जो सर्कल में है वो हमारी कहलाएगी कार्यशील पूंजी। तो उस पर डिसीजंस लेना है ना, शॉर्ट टर्म। और इसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से आयगत खर्चों पर निर्णय करना। जैसे एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले उसने सोचा कि मैं इतना स्टॉक लेकर आऊँगा, इतना प्रोडक्शन करूँगा, इतनी हमारी सेल होगी और ये क्रेडिट फैसिलिटी होगी, उसने डिसाइड कर लिया। तो वो क्या है, चलती रहेगी 1 ईयर। अगर फर्स्ट मंथ है बिजनेस का, उसने प्रोडक्शन करा, सेल करा, इनकम हुई, वापस सेकंड स्टॉक लेकर आए, फिर उसको वापस प्रोडक्शन करा, तो वो रनिंग में है, चलता रहता है। तो वो वर्किंग कैपिटल आपकी क्या है, वर्क कर रही होती है। तो वो शॉर्ट टर्म हम उसको बोल सकते हैं। और वो कौन सा नेचर होता है, रेवेन्यू नेचर। ठीक है, हम इसमें वापस क्लियर करेंगे कि ये क्या है। उसके बाद दूसरा होता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग को हिंदी में कहा जाता है पूंजी बजटन। अब कैपिटल बजटिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म डिसीजन तो हमने देख लिए, हमारा स्टॉक हो गया या छोटे छोटे खर्चे हो गए, जैसे बिल्स पे करने हैं, वो आयगत प्रकृति के हमने बात करी, वो हमने देख लिए। ठीक है, अब है लॉन्ग टर्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, सबसे हम बात कर रहे हैं निवेश निर्णय की, तो सबसे इम्पोर्टेंट ही होता है कैपिटल बजटिंग। तो हम पूरे चैप्टर में कैपिटल बजटिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल का चैप्टर दूसरा दिया गया है, तो वहाँ उसको क्लियर करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं हमारी कैपिटल बजटिंग की। तो कैपिटल बजटिंग में क्या होता है कि ऐसी संपत्तियों में निवेश करना जिसमें जो पूंजीगत प्रकृति की है, यानी जिस पर आपने अत्यधिक पैसा लगाया है। सपोज आपने कोई मशीन खरीदी है और उस मशीन की कीमत 50 लाख है या 10 लाख है, तो वो क्या है, आपकी उस मशीन पर अपनी पूरी पूंजी लग रही है। एक हिसाब से देखा जाए अत्यधिक पूंजी आपकी लग रही है। तो उस जो आपने असेट्स परचेज करी है, जो आपने असेट्स में विनियोग किया है, तो आप चाहते हो कि जो वो मशीन है या वो जो असेट्स है आपको क्या है, प्रॉफिट देगी, मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, क्योंकि वो असेट्स तो लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस में रहेगी। अगर हम कोई मशीन परचेज करके लाते हैं, हम ये थोड़ी चाहते 1 साल में ये ख़त्म हो जाए या 2 साल तक नहीं चलेगी। देखा जाता है कि 5 से 10 साल तक तो ये मशीन चलेगी ही चलेगी, या ये संपत्ति चलेगी ही चलेगी, है ना। तो क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा कहाँ की जाती है, पूंजी बजटन में। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पूंजी बजटन के
पूंजी के दीर्घकालीन निवेश की वह प्रक्रिया, यानी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन मैंने बताया है आपको, अगर हम कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, कोई मशीन खरीद रहे हैं जो लंबी अवधि तक चलेगी बिजनेस में, या कोई संपत्ति ऐसी परचेज कर रहे हैं जो दीर्घकाल तक चलेगी, तो उसके ऊपर डिसीजन लेना कि अगर सपोज 2 मशीन हैं तो 2 मशीन में से हम देखेंगे कि कौन सी बेस्ट मशीन है जो हमें अत्यधिक क्या दे रही है, अर्जन करके दे रही, अत्यधिक प्रति जो धारण है, अत्यधिक हमें राशि पे कर रही है, भुगतान कर रही है, कितना कि जो हमने बिजनेस में लगाया, उस पर इन्वेस्ट करा है, उतने रिटर्न दे रही है। उसकी बात यहाँ, रिटर्न्स की बात यहाँ करते हैं, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत पूंजीगत विनियोग में मैंने आपको बताया, जो लॉन्ग टर्म अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, हम भूमि पर करते हैं, लैंड पर करते हैं, भवन बिल्डिंग खरीदते उस पर करते हैं, संयंत्र कोई प्लांट खरीदते हैं जहाँ पर हमारा क्या होगा, बिजनेस का वर्क होगा, तो वो संयंत्र हो गया, मशीन हो गई जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो जो भी पूंजीगत विनियोग करे जाएंगे, ठीक है, उनके भावी लाभों को ध्यान में रखा जाता है कि फ्यूचर में, भावी मतलब फ्यूचर में वो हमें कितना प्रॉफिट अर्न करके देंगे। तो उन चीज़ों पर क्या करना, डिसीजन लेना कि अगर लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन पर डिसीजन लेना कि वो हमें फ्यूचर में कितना प्रॉफिट या कितना रिटर्न्स पे करेंगे। तो ये कहलाता है पूंजी बजटन, ठीक है। वह उन लाभों को उस परियोजना की लागत के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके उस परियोजना के चयन का अंतिम निर्णय लिया जाता है। सिंपल सी बात है, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ बात यही हो रही है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप वही देखोगे, उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे जो रिटर्न्स अच्छे देंगे, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न्स की बात हो रही है। और आप क्या करोगे, अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, सपोज 2 मशीन है, तो आप क्या करोगे, दोनों के प्रॉफिट को कंपेयर करोगे और जो आपको सही लगेगा उसको फाइनल करोगे, एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज उस प्रोजेक्ट को क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। कंप्लीट है। तो दोनों अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गए, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म डिसीजन की बात करी और दूसरी बात करी लॉन्ग टर्म डिसीजन की, राइट। तो शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल हो गई, जो विद इन 1 ईयर हमें प्रॉफिट अर्न करके दे रहे, उनके बारे में हमने बात कर ली। जितने भी करंट असेट्स हैं इन पर डिसीजंस लेना, तो ये तो शॉर्ट टर्म हो गए। लेकिन मेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी किस पे करती है, अपनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनको इन अपने जो पैसे को ऐसी संपत्तियों में या ऐसे विनियोग में लगाती है जहां फ्यूचर में प्रॉफिट या रिटर्न्स ज़्यादा मिले, तो उसको कहा जाता है कैपिटल बजटिंग, ठीक है। उसके साथ ही हम देखेंगे कैपिटल बजटिंग, हमने देख लिया कि लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात होती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे दीर्घकालीन निर्णय दीर्घकालीन निर्णय लेने हेतु, है ना। तो जब दीर्घकालीन निर्णय लेने होते हैं तो उसके लिए कैपिटल बजटिंग एक मुख्य भूमिका अदा करती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैपिटल बजटिंग है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो फैक्टर हम देख लेते हैं। आपके सामने है पूंजी बजटन में महत्वपूर्ण विचारणीय घटक, कौन कौन से कैपिटल बजटिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट है शुद्ध विनियोग की राशि। क्या लिखा गया है, शुद्ध विनियोग की राशि। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नेट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, है ना। नेट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो होता है कि बिजनेस में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, असेट्स हो सकती है आपकी या कोई भी आपकी मशीन हो सकती है, वही बात हो गई है ना। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपके अमाउंट, तो जो अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो बिजनेस से पैसा जाएगा। सपोज आप मशीनरी खरीदते हो तो मशीनरी से पैसा क्या होता है, चला जाता है, तो कैश क्या हो जाती है, आउटफ्लो हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। तो नेट आउटफ्लो किसको कहा जाता है, उसके लिए आपको क्या दिया है, फॉर्मेट दिया है, वो हम देख लेते हैं। इसमें भी इसको हिंदी में कहा जाता है शुद्ध विनियोग
की राशि, ठीक है, शुद्ध विनियोग जो नेट इन्वेस्टमेंट करा है, जितना आउटफ्लो हुआ है, बहिर्वाह हुआ है, उसकी बात हो रही है ना, जब कैश बाहर गया है। तो उसमें भी दो है सिचुएशन। तो फर्स्ट है नवीन परियोजना की स्थिति में, जब आप नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसकी बात कर रहे हो, सपोज नई कोई मशीनरी खरीद रहे हो, तो उसकी नेट कैश फ्लो कैसे ज्ञात करोगे? नेट कैश फ्लो आउटफ्लो कैसे ज्ञात करोगे? शुद्ध विनियोग की राशि कैसे पता लगाओगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नई संपत्ति है तो हम क्या करेंगे, हमारी जो संपत्ति है उसका बीजक मूल्य ले लेंगे, यानी आपने जो वो संपत्ति खरीदी है वो कितने में खरीदी है, उसने जो आपने परचेज करी है ना, तो उसकी लिख दी जाएगी यहाँ अमाउंट, ठीक है। तो जो भी संपत्ति का बीजक मूल्य है वो लिख दिया जाएगा। उसके बाद संपत्ति की स्थापना व्यय, यानी उस संपत्ति को, सपोज एक प्लांट है या एक मशीन है, तो उसको स्टेब्लिश करने के लिए या उसको वहाँ पर स्थापित करने के लिए जो खर्चा किया गया, सपोज भाड़ा दिया है किसी को, या फिर उस मशीन को आने में, जब मशीन आई तो उसके लिए आपने चुंगी पे करी, या कुछ जिसको ऑक्ट्रॉय कहते हैं, तो ऐसे खर्चे आपने चुकाए हैं उस मशीन को की स्थापना के लिए, तो ऐसे खर्चों को भी उसमें क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। जब आप नेट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो या आउटले की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसको जोड़ा जाएगा। सबसे पहले बीजक मूल्य, जो भी बिल में आपने आपकी परचेजिंग कॉस्ट है वो लिख देंगे असेट्स की। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी स्थापना व्यय हुए उसको जोड़ेंगे, जो भी आपने खर्चे करे, सपोज उस मशीन को यहाँ से, जैसे जयपुर से मशीन कहाँ आ रही है, अजमेर आ रही है, तो लाने के लिए जो भाड़ा लगा वो भाड़ा भी, जो वो किराया है उसको भी इस मशीन की कॉस्ट में ऐड करना होगा। सपोज ऑक्ट्रॉय हुई है तो उसको भी ऐड करेंगे। कुल मिला के जो भी भाड़े हैं उस मशीन से रिलेटेड उसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो ये हमने जोड़ दिया। उसके बाद अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, सपोज आपकी मशीन आ गई लेकिन उसके पुर्जे आपको नहीं मिल रहे हैं, या उसके पुर्जे आपने चेंज करे हैं, या उसके ऊपर XY जो भी आपने खर्चा किया है, ठीक है, तो उसके लिए आपने अतिरिक्त पूंजी लगाई है व्यापार की, कार्यशील पूंजी। जैसे कि आपने मशीन मंगा ली 1 लाख रुपए की, है ना, 1 लाख की मशीन मंगा दी, लेकिन जो मंगवाई है वो इम्प्रॉपर आई है, और आपने थोड़े से क्या करे हैं, उसके पार्ट्स यहाँ से ही कलेक्ट कर लिए अपने सोर्स से ही, और वो थे 10,000 के, तो एडिशनल आपने क्या करे, 10,000 के परचेस करके लाए, अतिरिक्त पूंजी लगाई, तो वो ही अतिरिक्त पूंजी को क्या करा जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा नेट कैश आउटफ्लो में, शुद्ध विनियोग की राशि में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा, तीनों को जोड़ने के बाद जो हमें रिसीव होगा उसको कहा जाएगा शुद्ध विनियोग राशि, या इंग्लिश में नेट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। यानी कुल मिला के जब आपने वो असेट्स परचेज करी है, आपने उस असेट्स में विनियोग किया है, तो कितना अमाउंट आपने उसमें एक्चुअल में पे करा है सामने वाले को। अगर आपने कोई मशीन खरीदी है तो मशीन की जो भी कॉस्ट है वो ली, उसके लिए जो भी खर्चे किए उनको जोड़ा, और साथ ही उसके लिए कोई पूंजी चुकाई है, कोई पूंजी दी है, अतिरिक्त राशि पे करी है, उसको भी जोड़ देंगे। तो वास्तव में जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी उस इन्वेस्टमेंट की, तो वो ही कहलाएगी शुद्ध विनियोग राशि, जिसको नेट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, यानी इतना पैसा इस मशीन के लिए व्यापार से गया है, तो इसको ही आप मानोगे नेट कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब बाहर गया है कैश, जब हम मशीन खरीद के लाएंगे तो ऑब्वियसली कैश बाहर जाएगी। तो पहली बात हो गई कैपिटल बजटिंग के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में। पहले हो गया विनियोग की राशि के बारे में, जिसमें पहला था अगर न्यू प्रोजेक्ट है, नवीन परियोजना की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब दूसरी देखेंगे प्रतिस्थापन परियोजना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, तो क्या होगा, प्रतिस्थापन परियोजना की जब हम बात करते हैं तो प्रतिस्थापन क्या है, यानी पहले से ही मशीन पड़ी हुई है, यानी नई मशीन आ रही है, पुरानी मशीन जा रही है और नई आ रही है। तो प्रतिस्थापन में इसमें हम अब शुद्ध विनियोग राशि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी काफ़ी इजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले नई संपत्ति में विनियोग की शुद्ध राशि, अगर आपने क्या करा है, पुरानी किसी रीज़न से खराब हो गई है
या वो सही नहीं हो पा रही है, रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, नई मशीन लेकर आएंगे। तो नई मशीन लेकर आएंगे तो उसकी क्या करेंगे, जितनी भी लागत आई है या उसमें जितना भी पैसा व्यापार से गया है तो वो हम लिख देंगे। ठीक है, नई संपत्ति के विनियोग की शुद्ध राशि, तो जितनी भी आपकी आई है, सपोज आप नई मशीन लाए हैं 50 लाख की, तो हम यहाँ लिख देंगे 50 लाख। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे स्थापना व्यय। अब नई मशीन ला रहे हैं तो उसको लगाने में भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, जो भी स्थापना व्यय होंगे उनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। उसके बाद अवशिष्ट मूल्य को लेस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को हम लेस करेंगे। अब बात यहाँ आती है स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। जो आपकी पुरानी संपत्ति थी या पुरानी मशीनरी थी तो वो आप क्या करोगे, बेच दोगे, सेल कर दोगे। तो सेल से जो पैसा आएगा वो कहलाएगा अवशिष्ट मूल्य, स्क्रैप वैल्यू। उसको क्या करा जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो आपके पास अब क्या आ जाएगा, शुद्ध विनियोग राशि। जैसे कि बात करते हैं, आपकी पुरानी जो मशीन थी ना उसको बेच दिया। सपोज आप लाए कितने में भी थे और उसको बेचा 10 लाख में, महंगी थी आपकी मशीन, आप लाए थे उसको 50 लाख में, अब उसको बेचा है, खराब हो गई है, यूज में नहीं आ रही है, ठीक है, तो 10 लाख में हमने बेच दिया। तो वो जो 10 लाख रुपए आए ना उसको ही कहा जाएगा अवशिष्ट मूल्य, स्क्रैप वैल्यू। उसको क्या करना, जो नई मशीन हमने खरीदी है ना उसमें से लेस कर देंगे। तो बात वो ही हो गई और हमारे पास क्या प्राप्त होगा, शुद्ध विनियोग राशि, जिसको कहा जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो। यानी इसको मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। जैसे कि क्या होता है, कोई एक नई मशीन है वो परचेज करी, नई मशीन खरीदी जिसकी लागत, खरीदने की लागत आई है 50 लाख, ठीक है। उसको लाने में, मशीन को जो आपका बिजनेस है उसमें लाने में, आपका कारखाना है वहाँ लाने में क्या करा है, भाड़ा चुकाया है। इसके मशीन के लिए क्या चुकाया है, भाड़ा चुकाया है। सपोज 10,000 का भाड़ा चुकाया है, ठीक है। और नई मशीन लाए और पुरानी मशीन को बेचने से, पुरानी मशीन को बेचने से प्राप्ति या आय कितनी हुई है, बेचने से प्राप्ति हुई है 10 लाख, ठीक है। और सपोज भाड़ा चुकाया हमने 1 लाख, 1 लाख कर दो इसको। तो क्या होगा, अब हमें अगर बोल दिया जाए कि आपको ऐसा डेटा दिया हुआ है और आपको निकालना शुद्ध विनियोग। अब बताइए आपने शुद्ध विनियोग कितना करा, उस मशीन के ऊपर आपने कितना कैश आउटफ्लो करा, पैसा कितना व्यापार से गया। तो हम क्या करेंगे, हमारी नई जो मशीन की लागत है 50 लाख, उसमें भाड़ा है 1 लाख है, वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51 लाख। यानी 51 लाख में वो हमारी मशीन पड़ी भाड़ा समेत, ये मान लिया जाएगा। लेकिन जो वो पुरानी मशीन थी ना उसको बेचा जिससे हमें 10 लाख रुपए मिले, तो वो क्या करेंगे, इसमें लेस कर देंगे। तो 10 लाख हम इसमें लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 50 में से तो 10 करते हैं तो क्या बचेगी 40, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 41 लाख रुपए हुए। तो ये जो 41 लाख रुपए हुए ना वो ही हमारी होगी शुद्ध विनियोग राशि। वास्तव में जो देखा जाए हमारा नेट कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, वो हुआ है 41 लाख का। सिंपल सी बात है, पुरानी बेच दी तो लेस कर दिया और जो भी खर्चे हुए उसको ऐड कर दिया। तो कुल मिला के बात यही हो रही है कि अगर आप कोई असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो आप मशीन के रूप में कर सकते हैं, प्लांट में कर सकते हो, बिल्डिंग में कर सकते हैं। तो जो भी असेट्स पे आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा लगाते हो, पैसा व्यापार से जब जाता है, जब हम संपत्तियां खरीदते हैं, है ना, जब हम कोई भी मशीन में इन्वेस्ट करेंगे या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा जाता है, तो वो आउटफ्लो है। और आउटफ्लो में भी हमने 2 प्रकार की
सिचुएशन निकाली, शुद्ध विनियोग राशि की बात करी, तो न्यू प्रोजेक्ट है, नई मशीन खरीद रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, नई मशीन के लिए जो खर्चा करा है उसको ऐड कर दिया, वो आपका शुद्ध विनियोग हो गया, नेट कैश आउटफ्लो हो गया, राइट। उसी तरह की दूसरी कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, जब प्रतिस्थापन प्रोजेक्ट है, पहले से ही पुरानी मशीन है, तो नई मशीन आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर आप पुरानी मशीन को बेचते हो तो उसको लेस कर देंगे, उस स्क्रैप को लेस करके नेट वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो ये बात हो गई हमारी पूंजी बजटन के पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर की, कि अगर आप पूंजी बजटन पढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आपको क्या रखना है, शुद्ध विनियोग की राशि। भाई कोई बोल दे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी मशीन में तो उसका नेट कैश आउटफ्लो कितना है, कितना शुद्ध विनियोग है, तो उसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके देखे हमने। ठीक है, हमने देख लिया अगर स्थापन है, पहले से ही मौजूद है या नया प्रोजेक्ट है तो क्या होगा, और दूसरा जब रिप्लेस कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो क्या होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। पहला फैक्टर तो देख लिया हमने कैपिटल बजटिंग में शुद्ध विनियोग राशि का। अब दूसरा आता है शुद्ध रोकड़ अंतर्प्रवाह का या रोकड़ लाभ का। ये तो बात हो रही थी हमने जो पहले पढ़ा, जब पैसा व्यापार से जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, शुद्ध विनियोग कर रहे हैं तब। अब इनफ्लो हो रहा है, जब पैसा या वित्त जब व्यापार में आ रहा है। अब आता कब है, किन सिचुएशंस में आता है, तो आप जानते हो जब हम सेल करते तब पैसा व्यापार में आता है। भाई मशीन लेकर आए हैं तो मशीन किसके लिए लाए हैं, प्रोडक्शन के लिए लेकर आए हैं, तो प्रोडक्शन करेंगे तो माल क्या बनेगा, निर्मित होगा, फिर क्या होगा, सिर्फ रखने के लिए लाए हैं नहीं, अब क्या करेंगे, बेचेंगे, तो बेचने से क्या आएगा, रोकड़ की प्राप्ति। कैसे होगी, सेल करके। भाई माल बना दिया है, बेचने के लिए बनाया, तो बेचने पर जो पैसा आएगा वो इनफ्लो हुआ, तो शुद्ध रोकड़ अंतर्प्रवाह, अंतर्प्रवाह रोकड़ का अंदर की तरफ आना, तो जब सेल करेंगे तब अंदर की तरफ पैसा आएगा, व्यापार में इनफ्लो होगा, राइट। तो इनफ्लो किन जो कंडीशन में होगा वो भी देख लेते हैं, और इसकी जो टेबल है उसको भी ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है शुद्ध रोकड़ अंतर्प्रवाह रोकड़ लाभ, वही बात है, इनफ्लो की बात हो रही है ना। तो एस्टिमेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, शुद्ध अंतर्प्रवाह कैसे ज्ञात करते हैं, शुद्ध अंतर्प्रवाह या अंतर्वाह दोनों बात एक ही है, शुद्ध अंतर्प्रवाह कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, जितना भी आपने विक्रय किया है वो यहाँ आ जाएगा। सपोज आपने बिजनेस में 10 लाख की सेल करी है तो वो 10 लाख यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जितनी आपने सेल करी, क्योंकि सेल करने से पैसा आएगा और हम इनफ्लो की ही बात कर रहे हैं। पहले तो आउटफ्लो की करी थी, है ना, अभी हम इनफ्लो की कर रहे हैं। तो उसमें से लेस करेंगे, क्या घटाएंगे, जो हमारी हमने 10 लाख की सेल करी है ना, क्या करी, 10 लाख की सेल्स करी है। अब इसमें से हमें लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हम क्या लेस करेंगे, जो भी हमारे डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, डेप्रिसिएशन को कहा जाता है मूल्यह्रास, तो वो मूल्यह्रास सपोज 1 लाख का हुआ डेप्रिसिएशन, वो लेस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएंगे 9 लाख। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है आपको मैंने बताया था, नहीं भी बताया तो अभी वापस बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन पर। तो डेप्रिसिएशन को बोला जाता है मूल्यह्रास। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा मूल्य में ह्रास हो रहा है, मूल्य में कमी हो रही है, लेकिन किसकी है ये पूरा नहीं बोला है। तो क्या होता है, जब मशीन या कोई भी असेट्स बिजनेस में आती है तो एक टाइम बाद जब हम उसका यूज़ करते हैं तो एक टाइम बाद उसकी वैल्यू में, उसके मूल्य में कमी आ जाती है और उसी को कहा जाता है मूल्यह्रास, ठीक है। तो जैसे अब क्यों होता है मूल्यह्रास, सपोज अगर मैं बिजनेस में एक मशीन लेकर आए तो आज लेकर आए तो अच्छी चलेगी, लेकिन 5-10 साल बाद क्या करेगी, अच्छी नहीं चलेगी, उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी, तो वो हो जाता है मूल्यह्रास। अगर
कोई एक हम मशीन लेकर आए, लेकिन मार्केट में एक और मशीन ऐसी लॉन्च हुई है जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है और अच्छी चल रही है, तो लोग क्या करते हैं, प्रचलन के कारण, यानी वो प्रचलन में है, ट्रेंड में है, तो उसके कारण जो हमारे पास मशीन है उसकी वैल्यू तो कम हो गई ना, तो वो मूल्यह्रास हो सकता है। कोई टेक्निकल इश्यूज हैं उसके कारण क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन लगता है। मूल्यह्रास को इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, असेट्स की वैल्यू में क्या होता है, कमी होने के कारण डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाता है। तो जब आपने कोई मशीन आपके पास मौजूद है या कोई असेट्स है, ठीक है, तो उस असेट्स पे अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में लेस करना है, मूल्यह्रास में घटाना है, वही यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है, वो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट। अगर आपने कोई ब्याज चुकाया है ना, जो हमारा खर्चा है, तो जो भी हमने ब्याज चुकाया है उसको घटा देंगे, लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम बिफोर टैक्स, यानी ऐसी आय जिस पर कर अभी तक नहीं दिया है, यानी कर पूर्व आय, तो वो हो जाएगी इनकम बिफोर टैक्स। अब उस इनकम में लेस कर देंगे टैक्स को, ये देखिए लेस कर देंगे टैक्स को, क्या कर देंगे, कर को क्या है, घटा देंगे। तो कर को घटा देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगी नेट इनकम आफ्टर टैक्स। कौन सी इनकम होगी, आफ्टर टैक्स होगी, क्योंकि टैक्स पे कर दिया है। अब इनकम कौन सी है, आफ्टर टैक्स वाली, कर पश्चात की हमारी आय। उसमें हम वापिस ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, हम वापस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा नेट कैश इनफ्लो, कि शुद्ध अंतर प्रवाह कितना हुआ है, शुद्ध कैश इनफ्लो है जो बिजनेस में कितना हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करा, हमारी सेल ली, जितना हमने विक्रय करा 10 लाख करा एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो 9 लाख हो गए। सपोज कोई ब्याज चुका दिया, तो ब्याज चुकाया वो सपोज 1 लाख का चुकाया है ना खर्चा, तो अब हमारे पास कितना बचा, 8 लाख। अब जो ये 8 लाख है ना, वो कौन सी इनकम है, बिफोर टैक्स, यानी ऐसी इनकम है जिस पर अभी तक लाभ जो टैक्स है नहीं चुकाया है। तो सपोज हम टैक्स चुका देते हैं, कर चुका देते हैं, तो कर हमने 50% की रेट से चुकाया है, तो इस इनकम पर 50% निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 लाख। तो 4 लाख हमारा इनकम टैक्स हमने पे कर दिया, तो अब बचा 4 लाख। तो ये इनकम कौन सी कहलाएगी, कर पश्चात आय कहलाएगी, नेट इनकम आफ्टर टैक्स। अब इस 4 लाख में क्या करा जाएगा, फिर से डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कितना लगाया था हमने, मूल्यह्रास, वो ऐड कर दिया। यहाँ तो पहले लेस करा, यहाँ ब्याज भी क्या करा, लेस करा, कर भी क्या करा, लेस करा। अब ऐड करना है मूल्यह्रास, मूल्यह्रास कितना लिया था, 1 लाख, फिर से ऐड कर दे, तो जो आएगा कितना आया, 5 लाख। तो जो 5 लाख है वो हमारा कहलाएगा नेट कैश इनफ्लो, यानी शुद्ध रूप से बिजनेस में कैश इनफ्लो कितना हुआ, 5 लाख का। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में काम आएगी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहाँ पर कुल मिलाकर आपको एक इसकी संरचना पता होनी चाहिए कि जो नेट कैश इनफ्लो हो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट कैश आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आउटफ्लो की तो हमने बात कर ली, अभी हम इनफ्लो की कर रहे हैं। इनफ्लो यानी कैश का बिजनेस में आना। अब आती कैसे है, सेल्स से आती है, मैंने बता ही दिया। तो जो आपकी टोटल सेल्स है वो टोटल इनफ्लो थोड़ी है, उसमें से आप सारे खर्चे निकालोगे, है ना, ब्याज है तो वो निकालोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, परिचालन, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करा है तो वो लेस करोगे, उसके बाद टैक्स लेस करोगे, टैक्स लेस करने के बाद जो आपका मूल्यह्रास है वो आप पुनः उसमें जोड़ोगे, तभी आपके पास शुद्ध जो है शुद्ध रोकड़ अंतर प्रवाह की राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने ज़रूरी होते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा पूंजी निवेश निर्णय
जो पूंजी है उसके निवेश कैसे किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 2 प्रकार के हमें डिसीजंस लेने होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम कोई बिजनेस है या कोई पार्टी है जो इन्वेस्ट कर रही है तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स को ध्यान में रखेगी। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को देखेगी। शॉर्ट टर्म में सारा वर्किंग कैपिटल का आ जाएगा, और हम अभी पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में कैपिटल डिसीजंस आ जाएंगे, जो बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। यानी जब हम मशीन खरीदते हैं जहाँ पर हमने पैसा ज़्यादा लगाया है, अब पैसा ज़्यादा मशीनों पर लगाया जाता है, भवन है बिल्डिंग पर लगाया जाता है, प्लांट पर लगाया जाता है और मशीन पर लगाया जाता है। तो जहाँ हमें बड़ा विनियोग करना है ना, और जो दीर्घकालीन तक उनके रिटर्न्स हमें मिलेंगे, तो वो पूंजी बजटन कहलाता है। फिर हमने पूंजी बजटन के बारे में बात करी, जिसमें हमने ये देखिए पूंजी बजटन जो कि सबसे पहले होता है दीर्घकालीन निर्णय लेने में। दीर्घकालीन निर्णय कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं मशीन, भवन, प्लांट, इन सब में क्या करना? विनियोग करना, इन्वेस्ट करना, इन सब में विनियोग करना। ठीक है, तो इनमें इन्वेस्ट करा जाता है। और इस पर खर्चा किस प्रकार का किया जाता है? कंपनी पूंजीगत खर्चा करती है। किस प्रकार का खर्चा करती है? पूंजीगत, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, पूंजीगत खर्चा करती है। तो एक बड़ी अमाउंट, हग अमाउंट पे करते हैं। तो ये इस विनियोग निर्णय को ध्यान में रखा जाता है, और इसी को ही पूंजीगत खर्चा जो करा जाता है इसी को ही कहा जाता है पूंजीगत या पूंजी बजटन। क्या कहा जाता है? पूंजी बजटन। यानी बिजनेसमैन जितने भी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, है ना, दीर्घकालीन संपत्तियां हैं, उन पर विनियोग के निर्णय लेती है कि उन पर पूंजीगत खर्चा किया जाता है एक बड़ी अमाउंट में पैसा। आज अगर हम कोई मशीन खरीदने जाते हैं तो लाखों में आती है, उसी तरह बिल्डिंग खरीदते हैं तो वो लाखों में, तो एक बड़ा हम पैसा उनको पे करते हैं। तो ऐसा क्या होता है? खर्चा पूंजीगत खर्चा होता है, जिनके रिटर्न्स, जिनके प्रतिफल हमें लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में प्रॉफिट्स देते हैं। इनके रिटर्न्स, अगर हम मशीन में पैसा लगाते तो मशीन हमें कई सालों तक रिटर्न देती है, प्रॉफिट देती है कमा करके। तो ऐसे डिसीजन को ध्यान से लेना होता है ना। तो ऐसे डिसीजन को ध्यान से लेना, ऐसे विनियोग निर्णय को ध्यान से लेना जो दीर्घकालीन अवधि तक लाभ देते हैं। कितनी दीर्घकालीन अवधि तक? दीर्घकालीन अवधि तक हमें क्या देते हैं? प्रतिफल देते हैं, लाभ देते हैं। तो ऐसे दीर्घकालीन विनियोगों पर निर्णय लेना दीर्घकालीन निर्णय कहलाता है, जिसको कैपिटल बजटिंग पढ़ा। और उसके बाद हमने चर्चा करी कि कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट्स फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है नेट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, कितना पैसा व्यापार से विनियोग के रूप में गया है। यानी अगर कोई संपत्ति हम लेकर आए हैं तो पैसा व्यापार से गया है, तो उसको कैलकुलेट करने का हमने देखा कि अगर न्यू प्रोजेक्ट है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर कोई पहले से इस्टेब्लिश है ना, रिप्लेस हो रही है, कोई मशीन अगर ख़राब हो गई तो नई अगर मशीन रिप्लेस हो रही तो उसके बारे में हमने कैलकुलेशन करी। उसके बाद जब हमने इनफ्लो की बात कर ली 2 कंडीशन के आधार पर, तो बात आती है आउटफ्लो पर, इनफ्लो पर। इनफ्लो बिजनेस में कैसे होता है? तो सेल्स के जरिए होता है। तो उसको भी हमने एक जो भी टेबल है उससे हमने यहाँ पर क्लियर करा। तो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।